हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बायोमोलिक्यूल का ही एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है एमिनो एसिड एंड प्रोटीन। तो एमिनो एसिड के द्वारा ही प्रोटीन बनेगा बच्चों। तो प्रोटीन को समझने से पहले हमको एमिनो एसिड के बारे में समझना होगा। तो उस एमिनो एसिड के बारे में आज हम लोग समझते हैं और हम प्रोटीन के बारे में भी समझेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे एमिनो एसिड एंड प्रोटीन। पहले तो एमिनो एसिड को जब हम समझ रहे होंगे तो उसका पहले समझेंगे डिफिनेशन क्या होना चाहिए, क्या है एमिनो एसिड। तो एक ऐसा कंपाउंड, इट इज द कंपाउंड विच कंटेन्स बोथ, क्या बोथ, एमीन ग्रुप, NH2 ग्रुप जिसको कहते हैं हम लोग, एमीन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है C डबल बॉन्ड O OH विद इन द मॉलिक्यूल कॉल्ड एमिनो एसिड बच्चों। एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एमीन ग्रुप भी हो और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी हो, तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं बच्चों हम लोग एमिनो एसिड। जैसे कि यहां पर देख रहे हैं, जैसे ये देखो आप लोग RNHCH NH2 C डबल बॉन्ड OH ऐसा करके है आपका ये। तो यह हमारा इसी मॉलिक्यूल के अंदर विद इन द मॉलिक्यूल एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी है बच्चों, एक एमीन ग्रुप भी है ना। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड एमीन ग्रुप दोनों एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद रहेगा उसको क्या बोल पाएंगे बच्चों हम लोग, एमिनो एसिड। लेकिन अब NH2 ग्रुप का जो पोजीशन है बच्चों, NH2 ग्रुप का जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके आधार पर हम लोग अल्फा एमिनो एसिड बोलते हैं, बीटा एमिनो एसिड बोलते हैं, गामा एमिनो एसिड बोलते हैं, है ना। जैसे देखो यहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बगल वाला जो कार्बन, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये अल्फा पोजीशन का कार्बन है। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो बगल वाला कार्बन हो बच्चों उसको अल्फा ग्रुप बोलते हैं हम लोग, अल्फा कार्बन। और उसके बगल वाला बीटा और उसके बगल वाला गामा, इस तरह से चलता है वो। तो चूंकि ये जो NH2 ग्रुप है अल्फा कार्बन पर है, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, अल्फा एमिनो एसिड। और हम आपको बता दें कि जब हम प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे बच्चों तो सिर्फ और सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड यूज करना है आप लोगों को। कोई बीटा एमिनो एसिड नहीं, कोई गामा एमिनो एसिड नहीं, कोई भी डेल्टा एमिनो एसिड नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या, अल्फा एमिनो एसिड। यहां क्या लिखा हो बच्चों, ओनली अल्फा एमिनो एसिड यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन अगर बनाना हो तो सिर्फ आपको अल्फा एमिनो एसिड ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और देखो इसके रिस्पेक्ट में, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन हो गया अल्फा, उसके बगल वाला हो गया बीटा, और ये बीटा पर हमारा NH2 ग्रुप है। जैसे यहां पर ऊपर वाले में क्या था, NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन पर था, तो क्या बोले थे हम लोग, अल्फा एमिनो एसिड। उसी तरह से NH2 ग्रुप अगर बीटा कार्बन पर होगा तब उसको क्या बोल पाएंगे बच्चों हम लोग, बीटा एमिनो एसिड। लेकिन हम आपको पहले बता दिए अल्फा को छोड़कर कोई दूसरा एमिनो एसिड यूज करना ही नहीं है आपको। तो बीटा गामा डेल्टा जो भी है हमारे काम का चीज नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में कोई जानकारी नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमको क्या पढ़ना है, अल्फा एमिनो एसिड, जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में काम करता है बच्चों, है ना। इट इज अ मोनोमर ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन का अगर मोनोमर पूछा जाए आपसे तो हम आपको अभी सबसे बेसिक कंपोनेंट जो आपका है वो है आपका एमिनो एसिड। अब आगे बात करते हैं हम लोग इस पर। यहां पर एक चीज और देख रहे हैं बच्चों, आर, जो आर दिख रहा है आपको, आर के अंदर अल्काइल तो होता ही है लेकिन कुछ अदर ग्रुप्स भी हो सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो आर हमेशा कुछ ना कुछ जुड़ा रहेगा यहाँ पर, उसके आधार पर उसका अलग अलग नाम होता जाएगा, लेकिन हमारा होना चाहिए अल्फा एमिनो एसिड ही। आर में हम क्या क्या जोड़ पाएंगे, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे बच्चों हम लोग। ठीक है, तो यहां पर जरा देख लीजिए, इसको समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको बताएं, जरा एक दो एग्जाम्पल ले लें हम लोग। ग्लाइसिन का नाम सुनेंगे बच्चों आप लोग, ग्लाइसिन है, टायरोसिन है। तो यहां पर देखो आप लोग, कुछ एग्जाम्पल आपको ले लें यहां पर। ग्लाइसिन, जैसे हमारे पास क्या है, CH2NH2 C डबल बॉन्ड O OH, ऐसा ग्रुप है बच्चों। इसके रिस्पेक्ट में देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन हो गया,
उस पे कौन जुड़ा हुआ है, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हुआ ये अल्फा एमिनो एसिड्स, है ना। लेकिन इसका एक नाम जो हो जाएगा ग्लाइसिन, है ना। दिस वर्ड comes from Greek word glycos, means sweet. ग्लाइकोस वर्ड से ही ग्लाइसिन आया बच्चों, जो स्वीट का मतलब ग्रीक वर्ड में इसको ग्लाइकोस को बोलते हैं स्वीट, ठीक है ना, उसकी वजह से हम ग्लाइसिन नाम पड़ा है इसका। और भी कुछ एग्जांपल देख पाएंगे आप लोग। अगर हम लोग CH3 जोड़ दें, ऐसा कुछ हो गया यहाँ पर, है ना, तो ये हमारा जो हो जाएगा एलेनिन। कुछ एग्जांपल खाली बता रहे हैं आप लोगों को, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा है, देखो NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन पर है, ये भी अल्फा एमिनो एसिड हो गया, है ना। जैसे और देखिए आप लोग, जैसे यहां पर देखो आप लोग इस तरह से NH2 ग्रुप कर ले हम लोग, और इसमें C डबल बॉन्ड OH इस तरह से हम ले लें हम लोग, क्योंकि हमारा तो काम यहां से है, ये हमारा जो है अल्फा है। ये जो मॉलिक्यूल देख रहे हैं बच्चों आप लोग, ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसका नाम है टायरोसिन, है ना। एक ग्रीक वर्ड है टायरोस। टायरोस का मतलब होता है मीन्स चीज में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है उसको हम लोग टायरोस बोलते हैं, उसी के नाम पर पड़ गया टायरोसिन, ठीक है ना। तो हमारा इस तरह से कुछ नाम आपको बताएंगे। यहाँ तो सिर्फ हम आपको एग्जांपल आपको देने, सिर्फ किसका बच्चों, एग्जांपल देने कि अल्फा एमिनो एसिड समझो आप लोग। ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, उसके पास अल्फा कार्बन के पास NH2 ग्रुप है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर दिख रहा है, तो सारे के सारे क्या हो गए, अल्फा एमिनो एसिड्स, है ना। कुछ और भी एग्जांपल आपको देंगे आगे, अभी आप लोग यहाँ पर अल्फा एमिनो एसिड समझ गए होंगे आप लोग। अब यहां देखो बच्चों आप लोग, कुछ छोटा छोटा बात हम लोग एमिनो एसिड के बारे में और कर ले हम लोग, तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ले हम लोग, ऑफ एमिनो एसिड के बारे में, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब तक आप लोग कंप्लीटली एमिनो एसिड के बारे में नहीं समझेंगे तब तक आप पेप्टाइड के बारे में नहीं समझेंगे, और जब पेप्टाइड नहीं समझेंगे तब प्रोटीन समझ में नहीं आएगा बच्चों। फिर एक वर्ड जोड़ दिए हम लोग, पेप्टाइड बोल दिए, है ना, तो बताएंगे आपको पेप्टाइड क्या होता है। एमिनो एसिड से बनता है पेप्टाइड, और पेप्टाइड से बनता है प्रोटीन। एमिनो एसिड से पेप्टाइड, पेप्टाइड से प्रोटीन, ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे इस पर हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या देते बच्चों, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कलरलेस होता है ना, और ये सॉल्युबल इन वाटर है बच्चों। सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाने का काम करता है ना, इसलिए बिकॉज एमिनो एसिड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। कुछ वाटर के साथ जो है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन वहां पर दिखेगा आप लोगों को, आगे बताएंगे इसमें हम लोग। और देखो आप लोग, अगर हम लोग बात करें कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड का, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड बता दें आपको, तो वो आपको बता दें कि ये ऑप्टिकली क्या होगा बच्चों, एक्टिव होगा, एंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ओनली एल कॉन्फ़िगरेशन
अल्फा अमीनो एसिड used in formation of प्रोटीन। देखो यहां पर क्या क्या बता दिए बच्चों आप लोगों को कि जो अल्फा अमीनो एसिड है, एक तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आपका कलरलेस है ना, और वो पानी के अंदर सॉल्युबल भी हो पाएगा। और दूसरी बात हम आपको ये बताना चाह रहे हैं बच्चों कि जो भी अल्फा अमीनो एसिड होगा यहां पर वो ऑप्टिकली क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। एक्सेप्ट यहां कर दें ऑप्टिकली एक्टिव, एक्सेप्ट यहां कर दें। अभी आप एक ग्लाइसिन देखे होंगे बच्चों, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था क्योंकि उसके अंदर सी स्टार नहीं था। तो ग्लाइसिन को छोड़कर और जितने भी आपके पास अल्फा अमीनो एसिड मिलेंगे आपको, सभी के पास सी स्टार होगा, कायरल कार्बन होगा, और इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। ठीक है। और जब हम लोग उसके कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एल अल्फा अमीनो एसिड यूज होता है प्रोटीन के सिंथेसिस में, प्रोटीन के प्रिपरेशन में। डी वाला यूज नहीं करते हम लोग, सिर्फ एल का कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं हम लोग। अच्छा, डी और एल कैसे डिसाइड करेंगे आप लोग, जरा उसमें बात करते हैं हम लोग। जरा देखो आप लोग, एक फिशर हम प्रोजेक्शन से दिखा रहे हैं आप लोगों को। एच है ऐसा करके, आपके पास आर है। अब ये समझ पाएंगे बच्चों, तो ये तो सी स्टार हुआ क्योंकि इस कार्बन के पास जो है, और जो कि अल्फा कार्बन भी है, तो ये अल्फा अमीनो एसिड तो हुआ। लेकिन कैसा अल्फा अमीनो एसिड हुआ, ये कैसा हुआ अल्फा अमीनो एसिड? तो देखो अल्फा कार्बन पर जिस पर सी स्टार है, उस अगर फिशर प्रोजेक्शन लिख रहे होंगे हम लोग, तो उस पे जो NH2 ग्रुप है बच्चों, अगर वो लेफ्ट साइड आता है तब इसको बोलते हैं हम लोग एल अल्फा एमिनो एसिड। शायद आपको ये बात समझ में आया होगा कि जो हम लोग अल्फा कार्बन की बात किए, देखो यहां पर आप लोग जो अल्फा कार्बन की बात किए उस पर जो NH2 ग्रुप जुड़ा है बच्चों फिशर प्रोजेक्शन में, वो NH2 ग्रुप कहां होना चाहिए, वो आपका लेफ्ट साइड होना चाहिए, लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो जब लेफ्ट साइड रहेगा तो क्या कहलाएगा, एल अल्फा एमिनो एसिड, लेफ्ट साइड होना चाहिए। जब इसका मिरर इमेज करेंगे बच्चों हम लोग, तो कैसा आएगा, NH2H ऐसा करके आ जाएगा, ऐसा हो गया। अब देखो इसका NH2 ग्रुप इस सी स्टार का जो है, अल्फा कार्बन का जो सी स्टार है, उसका जो NH2 ग्रुप है बच्चों फिशर प्रोजेक्शन में, वो कहां है, राइट साइड है। तब इसको क्या बोल पाएंगे हम लोग, डी अल्फा एमिनो एसिड। लेकिन क्या बताया आप लोगों को, डी अल्फा एमिनो एसिड में और एल अल्फा एमिनो एसिड में हमारे काम का चीज क्या है, हम किसके द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो वो है सिर्फ एल अल्फा एमिनो एसिड, है ना, ये वाला। इसका यूज करना है, इसका यूज नहीं करना बच्चों, इस डी का यूज नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ एल अल्फा एमिनो एसिड यूज करना है आप लोगों को। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया होगा आपको। एल कैसे डिसाइड करते हैं, अल्फा कार्बन का जो सी स्टार है उसका जो NH2 ग्रुप है वो लेफ्ट साइड होगा इन फिशर प्रोजेक्शन में, तो वो एल कहलाएगा। ठीक है, और वही अगर मिरर इमेज कर दिया जाए तो वो डी हो गया। तो डी का काम नहीं है हम लोग को, सिर्फ और सिर्फ एल अल्फा एमिनो एसिड ही यूज किया जाएगा प्रोटीन के फॉर्मेशन में। ठीक है, और भी आप समझते जाइए एमिनो एसिड के बारे में। जैसे देखो आप कि इन नेचर में 22 अल्फा एमिनो एसिड एसिड्स आर फाउंड। नेचर में अभी तक हम लोग 22 अल्फा एमिनो एसिड प्राप्त कर पाए हैं, बट ओनली 20 अल्फा एमिनो एसिड्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में ऐसे तो टोटल 22 है, 22 है, लेकिन हमारे शरीर में, हमारे बॉडी के अंदर बच्चों
जो यूज होने वाला जो प्रोटीन है उसकी संख्या सिर्फ 20 ही है, 20। ओनली 20 अल्फा अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडीज। और उस 20 अल्फा अमीनो एसिड में क्या होगा बच्चों, उसमें 10 अल्फा अमीनो एसिड जो होगा एसेंशियल होगा, और जो बचा हुआ 10 होगा वो नॉन एसेंशियल होगा। उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। यहां पर टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड है ना। टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड के अंदर हम आपको बता दें, एक होता है आपके पास, नाम ही आपको बता दें सीधे, एक होता है आपका फर्स्ट में एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड, और दूसरे का नाम जो है बच्चों नॉन एसेंशियल। कुछ बाहर में कुछ आवाज आ रहा होगा आप लोगों को, तो थोड़ा सा उसके लिए सॉरी, लेकिन आप यहां पर ध्यान दें, एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड नाम लिखा हुआ बच्चों एसेंशियल, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है ना। एसेंशियल एमिनो एसिड क्या हुआ, तो ऐसा एमिनो एसिड जो हमारे शरीर में खुद ब खुद नहीं बनता है, हम उसको लेते हैं डाइट के द्वारा, खाने के द्वारा, तो वो क्या हो गया, एसेंशियल एमिनो एसिड हो गया, अल्फा एमिनो एसिड हो गया। क्योंकि अगर आप खाना नहीं खाएंगे, अगर आप डाइट के थ्रू, फ्रूट के थ्रू या किसी भी डाइट के थ्रू अगर आप उसको शरीर में नहीं भेजेंगे, तब तो हमारे शरीर में तो बन नहीं रहा है, तो फिर उसकी कमी हो जाएगी, उसके वजह से अलग अलग तरह का डिजीज होगा बच्चों। इसलिए एसेंशियल का मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर खुद ब खुद नहीं बनता है, हम उसको डाइट के थ्रू लेते हैं। अगर डाइट नहीं लेंगे हम लोग सफिशिएंट अमाउंट में और प्रोटीन का मात्रा नहीं लेंगे उसको, तो फिर हमारे शरीर के जो मेंटेनेंस है, उसके ग्रोथ है, वो उससे उसका डिस्टर्ब होगा बच्चों। ठीक है, इसका मतलब एसेंशियल जो होता है बच्चों अल्फा एमिनो एसिड, द एमिनो एसिड which are not made by our body but it can be supplied by diet। ये हम लोग डाइट के थ्रू इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डाइट के थ्रू जो लेंगे हमारी बॉडी में तो बनेगा नहीं, इसलिए हमारे लिए क्या हो गया, ये एसेंशियल हो गया। लेकिन अगर हम नॉन एसेंशियल की बात करें बच्चों, तो वो ऐसा एमिनो एसिड होता है जो हमारे बॉडी के अंदर खुद ब खुद बन रहा होता है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो खुद ब खुद बन रहा है, इसलिए वो हमारे लिए क्या हो गया, नॉन एसेंशियल हो गया। लेकिन इसका कुछ एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल मिल रहे हम लोग एसेंशियल वाले में, वैलिन, जैसे देखो आप लोग वैलिन, हम थोड़ा इसका स्टार लगा देते हैं बच्चों, वैलिन में स्टार लगा दिए, और ये जो हमारे पास जो एसेंशियल है उसका जो नंबर है पहले आपको बता दें, उसके बाद एग्जांपल दे देते हैं कि आउट ऑफ 20 अल्फा एमिनो एसिड 10 alpha amino acids are essential। क्या बोले बच्चों कि जो हमारे पास 20 अल्फा एमिनो एसिड था उसमें 10 अल्फा एमिनो एसिड एसेंशियल होगा और 10 क्या होगा, नॉन एसेंशियल होगा। और देखो आप लोग किताब के अंदर, एनसीईआरटी किताब के अंदर एक लिस्ट बना होगा 20 अल्फा एमिनो एसिड्स का, उसमें 10 में स्टार लगा होगा, 10 अल्फा एमिनो एसिड ऐसे होंगे जिसमें स्टार लगा हुआ होगा, और 10 ऐसे होंगे जिसके अंदर स्टार नहीं लगा हुआ होगा। जो स्टार लगा हुआ होगा बच्चों वो होता है एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड, जो हमारे बॉडी के अंदर खुद ब खुद नहीं बनता है, उसको हम डाइट के थ्रू लेते हैं, है ना। तो किताब में जाएंगे, एनसीईआरटी किताब में जाएंगे, आप वहां पर देखिएगा कि कौन कौन सा अल्फा एमिनो एसिड के अंदर स्टार लगा हुआ है, वो सारे स्टार लगा हुआ अल्फा एमिनो एसिड क्या हो जाएगा, एसेंशियल हो जाएगा। उसी में से कुछ एग्जांपल हम आपको अभी दिखाएंगे यहाँ पर, लेकिन आप समझ लो कि एसेंशियल कितने होते हैं 10, और नॉन एसेंशियल कितने होते हैं वो भी 10। ठीक है, टोटल मिलाकर 20 हो गया आपका ये।
कुछ एग्जांपल देखेंगे इसका हम लोग। कुछ एग्जांपल ले लो हम लोग, जैसे कुछ एग्जांपल यहां पे दिखा दें। वैलीन, और वैलीन जो होता है बच्चों, उसके अंदर क्या होता है, ये कुछ ऐसा लगा होता है, ठीक है। ये देखो आप लोग यहां पर आप समझ पा रहे हो कि आर के जगह पे क्या आया है, यही तो आर था। उस आर के जगह पर यहां पर आ गया आइसोप्रोपाइल, और ये हमारा अल्फा कार्बन है जो कि स्टार लगा हुआ, स्टार ऑप्टिकली एक्टिव है, अल्फा है ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि ये आपके पास कार्बो कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन पर जो NH2 ग्रुप है तो अल्फा एमिनो एसिड हो गया, और ये ग्रुप हमारा जो जुड़ गया तो ये इसका नाम हो गया बच्चों वैलीन, जो कि एसेंशियल है, हमारे बॉडी में नहीं बनता है, इसको हमको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, ठीक है। आप किताब में कुछ देख रहे होंगे ऐसा करके आप लोग, यहां आर दिखा होगा आपको, आर, यही आर है बच्चों, यहां पर यही आर आप यहां दिखा रहे हैं आपको हम, ये जो आर दिख रहा है आपको वही आर यहां पर यूज किया जाएगा। अगर आपको फिशर प्रोजेक्शन में लिखना हो तो आप इसके थ्रू लिख सकते हैं, यहां पर CH, CH3 और CH3 दिखा सकते हैं बच्चों यहां पर, ठीक है, वही आर है हमारा। जैसे आप देखो, आप लोग ल्यूसीन का नाम सुने होंगे आप लोग, ल्यूसीन, CH3, CH, CH2, कुछ कुछ एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि किताब के अंदर भी बोला गया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स, तो वहां पर 20 एसेंशियल और टोटल 20 नंबर बताया गया है कि 20 हाउ मेनी टाइप्स का अगर पूछा जाएगा आपसे तो 2 टाइप के हो गए, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, और उसके अंदर 10 एसेंशियल 10 नॉन एसेंशियल होगा, उसमें से कुछ 1-2 एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए कुछ याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ये पार्ट देखो बच्चों, ये क्या था, आपको आइसोप्रोपाइल जुड़ा हुआ था, यहां पर क्या हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, तो ल्यूसीन हो गया, आइसोल्यूसीन। आइसोल्यूसीन अगर देखना चाहते हैं बच्चों, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है। आपके एनसीईआरटी किताब में ये कुछ गलत लिखा हुआ बच्चों, इसलिए आप सुधार लेंगे उसको आप लोग। ये जो है ना यहां पर, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल है आपका। एनसीईआरटी में क्या किया बच्चों गलती, वो CH3 जो है यहां पर जोड़ दिया है, इस CH2 पे जोड़ दिया है, तो आप उसको सुधार लेंगे, किताब के अंदर भी सुधार लेंगे आप लोग, और यहां भी देख लीजिए आप लोग। ये सब कुछ एग्जांपल बता रहे थे बच्चों आप लोगों को, किसके लिए, एसेंशियल वाले एग्जांपल है आपके, एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड्स है, ये सब स्टार लगा हुआ है, किताब में भी देखना स्टार लगा हुआ है। अगर हम लोग दूसरा टाइप के बारे में बात करें तो उसका नाम है बच्चों नॉन एसेंशियल। जैसा कि पता ही चल रहा, नाम से पता चल रहा बच्चों आपको कि नॉन एसेंशियल क्या होता होगा, नॉन एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल जो हमारे बॉडी में खुद ब खुद बनता है बच्चों, इट इज द एमिनो एसिड which are made by our body itself, खुद ब खुद बनता है आपको, इसलिए हमारे लिए नॉन एसेंशियल हो गया, क्योंकि वो खुद बनेगा, है ना। और इसमें क्या होगा बच्चों, जो नंबर होगा, नंबर ऑफ नॉन एसेंशियल वाले का एमिनो एसिड जो होगा तो हो जाएगा 10 विदाउट स्टार। मतलब क्या होगा हम लोग, आप किताब में देखोगे आप लोग तो विदाउट स्टार, स्टार नहीं लगा रहेगा, इसको स्टार बोल रहे हैं हम लोग,
विदाउट स्टार, स्टार नहीं लगा हो जिसके पास वो नॉन एसेंशियल है। आप एनसीईआरटी किताब में बार बार बोल रहे हैं, जाके उसका देखना आप लोग, ठीक है ना, वहां पे लिखा हुआ लिस्ट बनाया हुआ आपके लिए कुछ एग्जाम्पल साहब। कुछ एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बता दें बच्चों आपको, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में खास बात ये बच्चों कि एमिनो एसिड तो है लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो सिर्फ यही एक ऐसा एमिनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका नाम है ग्लाइसिन। इसमें कोई स्टार नहीं लगा रहेगा, मतलब कि वो ये नॉन एसेंशियल हुआ और ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, क्योंकि इसके पास कोई कार्बन कार्बन तो नहीं है ना। एनिलीन की बात करते हैं हम लोग, CH3CH, देखो सिर्फ मिथाइल जुड़ा हुआ है इसमें और कुछ नहीं है, ये C स्टार है और ये मिथाइल जुड़ा हुआ है ना, सिर्फ मिथाइल जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका ये एलिनीन, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये सब जो विदाउट स्टार वाला है बच्चों, यानी कि जिसके पास ये नॉन एसेंशियल वाला है आपका, जो बॉडी में खुद ब खुद बनेगा, इसलिए आपको बट एक दो एग्जांपल जरूर याद रखो, काम हो जाएगा आपका। और हम लोग आगे कुछ देखें तो अभी तक हम लोग क्या देख लिए बच्चों कि एमिनो एसिड किसे कहते हैं हम लोग, तो वो होता है क्या कि जिस मॉलिक्यूल के अंदर विद इन द मॉलिक्यूल NH2 ग्रुप भी हो और कार्बोक्सिलिक एसिड भी ग्रुप भी हो तो उसको एमिनो एसिड बोलेंगे। लेकिन हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में बच्चों सिर्फ और सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड यूज होता है, बीटा गामा डेल्टा यूज नहीं होता है, सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड यूज होता है। वो भी समझ में आ गया आप लोग को। अगर कॉन्फिगरेशन की बात करें, C स्टार का कॉन्फिगरेशन की बात करें तो जो L हमारा अल्फा एमिनो एसिड होगा सिर्फ वही हमारे प्रोटीन के फॉर्मेशन में यूज किया जाएगा। L समझ रहे हैं आप लोग, जो अल्फा कार्बन के का जो C स्टार है उस पर जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है, अगर वो लेफ्ट साइड होगा फिशर प्रोजेक्शन में तो वो क्या हो जाएगा, L अल्फा एमिनो एसिड हो जाएगा, ठीक है। उसमें हम पढ़े क्या बच्चों कि हमारे पास दो टाइप का एमिनो एसिड होता है, एक एसेंशियल दूसरा नॉन एसेंशियल। तो नेचर में टोटल जो आपका 22 पाया जाता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर 20 अल्फा एमिनो एसिड पाया जाता है। उस 20 में क्या होगा बच्चों, 10 एसेंशियल होगा, 10 नॉन एसेंशियल होगा, है ना। एसेंशियल वो होता है जो हमारे बॉडी के अंदर खुद ब खुद नहीं बनता है, वो डाइट के थ्रू लिया जाता है। और नॉन एसेंशियल में क्या होता है बच्चों, जो हमारे बॉडी के अंदर खुद ब खुद बनता है, आपको बाहर से कुछ डाइट लेने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए, है ना। तो नॉन एसेंशियल होता है। यहां तक हम लोग समझें। अब हम लोग जो है आगे जो बात करेंगे यहां पर कि जो हमारा जो एमिनो एसिड होता है बच्चों, अगर उसको आप पानी में डाल दो तब क्या होगा, एक्वा सॉल्यूशन में होगा तो क्या होगा, तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन एक्वा सॉल्यूशन, यहां पर ये समझा दे आप लोग को, इन एक्वा सॉल्यूशन जैसे ही आपको क्या करेंगे, पानी के अंदर उसको अगर हम एमिनो एसिड को डालेंगे तो ड्यूटेराइन्स के रूप में फॉर्म होगा। इट फॉर्म, यानी कि इट का मतलब हो गया क्या कि अल्फा एमिनो एसिड एग्जिस्टिंग ड्यूटेराइन फॉर्म। ये क्या होता है, ये बहुत सिंपल बात है, ये ड्यूटेराइन फॉर्म हो गया। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइपोलराइन बोल देते हैं बच्चों इसको हम लोग। ड्यूटेराइन बोलो चाहे डाइपोलर आयन बोलो, या हम लोग इनर साल्ट कंपाउंड बोलते हैं हम लोग, ये सब ड्यूटेराइन को ही बोलते हैं हम लोग। बट ये ड्यूटेराइन बनता कैसे है, क्या कंडीशन है बनने का, वो जरा देखो आप लोग। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा है बच्चों, NH2 ग्रुप है, ये है R, मानो R तो कुछ नहीं हो सकता यहां पर, क्योंकि वो जो एसेंशियल नॉन एसेंशियल मिलाकर 20 हुआ था उसमें R तो बहुत वेरी करता रहता है आपका। तो हमारा काम उससे नहीं, R से नहीं है, हमारा काम इस कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 ग्रुप से है। तो जैसे ही हम उसको क्या करेंगे बच्चों, वाटर के अंदर डालेंगे, ये तो हम इनिशियल बता रहे हैं आपको,
और भी वाटर के अंदर कुछ हो रहा है जो हम इसको इसके बताने के बाद आपको बताएंगे, ठीक है। तो वाटर के अंदर क्या होगा, जैसे ही जाएगा तो ये आपको पता है कि ये NH2 ग्रुप के पास लोन पेयर है, तो ये बेस होता है बच्चों, और यहां पर ये H प्लस एक्सेप्टर हो जाएगा, और ये जो दिख रहा है आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो एसिड है तो H प्लस क्या हो जाएगा, डोनर, है ना, इस तरह से हो जाएगा आपका। तो वाटर के अंदर ये इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन करने लगता है बच्चों, इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन, ये बेस ये एसिड आपस में रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसके अंदर एसिड, और जब विद इन द मॉलिक्यूल एसिड बेस होगा तो रिएक्शन होगा ही, तो इनर साल्ट फॉर्मेशन कंपाउंड फॉर्मेशन करता है जो विद इन द मॉलिक्यूल एसिड बेस रिएक्शन से होता है आपका। तो यहां पर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस NH3, NH2 था ना, एक हाइड्रोजन यहां से आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां आ जाएगा बच्चों, तो NH3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और देखो यहां पर H, यहां पर R, ये क्या था, एनल अमीनो एसिड, और ये हमारा, यही हमारा कहलाता है ड्यूटर आयन, ड्यूटर आयन। अब ये ड्यूटर आयन जो है बच्चों वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि अंदर इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज भी करते रहता है, तो न्यूट्रल होता है। और क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो ये ड्यूटर आयन होता है आपका। इसी को जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज विद इन द मॉलिक्यूल होगा तो ऐसे आयन का नाम क्या हो गया, ड्यूटर आयन। लेकिन थोड़ा इसके आगे भी समझो बच्चों आप लोग, ड्यूटर आयन के आगे जो है हम आपको ये समझाने वाले हैं कि इसका जो कटायनिक पार्ट है बच्चों, और इसका जो अनायनिक पार्ट दिख रहा है आप लोग, ये दोनों है ना, O माइनस और N पे प्लस है आपका, वो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। ये ड्यूटर आयन कैसा शो करता है आपको, ये यहां पर लिख दे आपको हम, ड्यूटर आयन सो एम्फोटेरिक नेचर। अब एम्फोटेरिक का मतलब समझ में आ रहा होगा बच्चों, एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ऐसा कंपाउंड जो एसिड से भी रिएक्शन कर सकता हो, बेस से भी रिएक्शन कर सकता हो, है ना, उसको एम्फोटेरिक कंपाउंड बोलते हैं, एम्फोटेरिक नेचर कंपाउंड बोलते हैं हम लोग। यानी कि वो एसिड के जैसा बिहेव करे, तो जब एसिड के जैसा बिहेव करेगा तो बेस से रिएक्शन कर लेगा, और बेस के जैसा बिहेव करे, अगर बेस के जैसा रिएक्शन किया तो एसिड से रिएक्शन हो जाएगा। तो जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर पाए बच्चों, उसका नाम एम्फोटेरिक कंपाउंड होता है, ठीक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या हो गया, विच रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड एंड बेस। तो यहां देखो आप लोग, क्योंकि आपको पता है कि वाटर के अंदर तो ये ड्यूटर आयन के फॉर्म में रहता है, O माइनस होता है, NH3 प्लस होता है, ये तो R होता है कोई ग्रुप, है ना। अगर सोचो हम लोग यहां पर क्या डाल दें, हम एसिड से रिएक्शन करवा दें, मतलब कुछ मात्रा में एसिड डाल दें हम लोग, जनरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दें हम लोग HCl, है ना, तो एसिड डाल देते हैं हम लोग H प्लस, तो उसका जो pH होगा बच्चों लेस देन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका pH लेस देन 7 होता है तो वो एसिडिक हो जाता है, तो हम एसिड डाल चुके हैं सॉल्यूशन के अंदर, पहले तो न्यूट्रल था ये और आप एसिड डाल दिए। तो अब देखो एसिड डालेंगे तो क्या होगा, अगर हम उसी समय अगर बेस भी डाल दे तो क्या होगा, अगर बेस हुआ तो ग्रेटर देन 7 हो जाएगा बच्चों, तो सॉल्यूशन का नेचर। तो देखो एसिड अगर रिएक्शन हो रहा है आपका तो वो क्या करेगा, इस O माइनस के साथ वो H प्लस चला जाएगा, यानी कंपाउंड क्या बन जाएगा, H NH3 प्लस HR, ऐसा ना। तो यहां पर क्या हो गया, ये कटायन हो गया, कटायन हो गया, ये कटायन हो गया बच्चों। जब हम एसिड डाले तो हमारा कौन सा फॉर्म मिल गया हमको, कटायनिक फॉर्म मिल गया, ठीक है। और ये सॉल्यूशन कैसा होगा,
एसिडिक सॉल्यूशन में कैटायन मिल पाएगा। कौन से सॉल्यूशन में आपका जो कि कैटायन मिल पाएगा, कैटायनिक फॉर्म मिल पाएगा ड्यूटेरान का, वो होगा एसिडिक सॉल्यूशन। जब आप एसिड डालेंगे तब ऐसा होगा। तो ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, है ना। और माइग्रेट करेगा बच्चों ये, जैसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम सुने होंगे आप लोग कि हम कोई सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ चार्ज होते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो कैटायन जो होता है कैथोड पे जाता है, अनायन जो होता है एनोड पे जाता है। तो ये चूंकि कैटायन है तो कहां जाएगा बच्चों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव के पास जाएगा। नेगेटिव चार्ज कौन होता है, कैथोड, है ना। तो माइग्रेट टुवर्ड कैथोड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं इससे, इस सॉल्यूशन के थ्रू, तो ये किधर माइग्रेट करने लगेगा, कैथोड की तरफ। कैथोड का मतलब नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाने लगेगा, ये माइग्रेट करने लगेगा। ठीक है। अब जरा सोचो कि बेस डाल दिए तो क्या होगा। तो बेस अगर डाल दिए तो ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों आपस में तो रिएक्शन करेगा नहीं, लेकिन बेस का चाहता क्या है, हम H प्लस खींच ले, तो इसके पास एक्स्ट्रा H प्लस है बच्चों, तो यहां से एक H प्लस निकाल लेगा ये, और वाटर बन करके निकल जाएगा। यहां से OH माइनस, यहां से H, तो क्या बन गया यहां पर, C डबल बॉन्ड O माइनस NH2 R और ये H। देखो अब ये क्या हो गया, ये हो गया अनाइन। और सॉल्यूशन कैसा था बच्चों, बेसिक सॉल्यूशन था, बेसिक सॉल्यूशन था। ये भी हो जाएगा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। और किधर माइग्रेट करेगा, माइग्रेट टुवर्ड एनोड। एनोड पॉजिटिव होता है ना, तो अनाइन है तो पॉजिटिव की प्लेट की तरफ जाएगा, यानी एनोड की तरफ जाएगा। तो ये हमारा अनायनिक फॉर्म यहां पर आ गया बच्चों, अनायनिक फॉर्म, ड्यूटेरान का अनायनिक फॉर्म यहां पर आ गया। कौन से सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ड्यूटेरान का ही, ड्यूटेरान दोनों से रिएक्शन कर पा रहा है, एसिड से भी रिएक्शन कर रहा है, ये एसिड कंपोनेंट है और ये बेस है, दोनों से रिएक्शन कर पा रहा है। इसलिए हम ड्यूटेरान को क्या बोल रहे हैं हम लोग, कि उसके पास क्या है, एम्फोटेरिक नेचर है। ठीक है। अब आप यहां पर आपको हम बताएंगे बच्चों कि एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अक्सर बोर्ड में भी आता है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। तो यहां पर हम आपको बताने वाले हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसका पीएच लेवल जो होता है बच्चों 5.5 से लेकर के 6.3 तक होता है। बट इसको समझने से पहले हम लोग और कुछ समझ ले। यहां पर इन एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन है बच्चों, जो कैटायनिक फॉर्म है ड्यूटेरान का और जो अनायनिक फॉर्म है ड्यूटेरान का, वो दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट रहता है। यानी क्या क्या लिखना चाहिए हम लोगों को, अनायनिक फॉर्म एंड कैटायनिक फॉर्म ऑफ ड्यूटेराइन exist in equilibrium, exist in equilibrium। और कैसे रहता है ये, तो हम यहां पर दिखा दें हम लोग O माइनस, क्योंकि पता है वाटर से भी ये H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, वाटर से ये OH माइनस को भी एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि वाटर के अंदर H प्लस भी होता है, OH माइनस भी होता है। इसीलिए ये कैटायनिक फॉर्म और अनायनिक फॉर्म दोनों एक दूसरे में इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट रहता है। NH2 माइनस कर दें, अनायनिक फॉर्म हो गया, कैटायनिक फॉर्म हो गया, ऐसा बच्चों। अनायनिक फॉर्म
ये हो गया क्या, कटायनिक फॉर्म। एक्वस मीडियम में ऐसा रहता है आपका, एग्जिस्ट, दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है ये, ठीक है। अब होता क्या है कि आप उस सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर वाटर है और वाटर के अंदर ये दोनों आयंस इक्विलिब्रियम पर है, अनायनिक फॉर्म और कटायनिक फॉर्म, तो उसके अंदर अगर आप पीएच बढ़ाते हैं या पीएच घटाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके आयंस किधर माइग्रेट करते हैं, ये सब के बारे में भी बात की हम लोग। जैसे अगर ये हमारा एट हाई पीएच अब पीएच यहां पर ग्रेटर देन 7 कर दो बच्चों, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और बेसिक सॉल्यूशन में कौन रहेगा, अनायनिक। ये अनायन, जब हम बेस, अगर हम इसमें बेस डाल देंगे बच्चों, पीएच अगर बढ़ा दिए ग्रेटर देन 7 कर दिए तो बेसिक सॉल्यूशन कर दिए ना, ये तभी हो सकता है जब आप बेस डाले होंगे। तो बेस डालेंगे बच्चों तो क्या होगा, OH माइनस जो होता है बेस, वो यहां से H प्लस को ले लेगा, ये यहां पर जो बेस होगा आपका वो H प्लस को यहां पर, उसके पहले वाला जो देखे होंगे आप लोग, यहां पर जो था हमारे पास इस तरह से जो था O माइनस और NH3 प्लस R था ना, तो अगर हम बेस डाल देते थे बच्चों तो क्या होता था, ये बेस यहां से H प्लस को ले लेते, एक H को ले लेता था और ये अनायनिक फॉर्म बच जाता था। यानी कि जब हम बेसिक सॉल्यूशन करेंगे तो अनायनिक फॉर्म जो हो जाएगा, अनायनिक फॉर्म ऑफ ड्यूटेराइन क्या हो जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा, डोमिनेट, अनायनिक फॉर्म डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर जब हम बेस डाल दिए तो बेस से क्या हुआ कि OH माइनस डाल दिए तो ये यहां से H निकाल लिया, H निकाल दिया तो ये तो न्यूट्रल हो गया है ना, तो ये ना डोमिनेट कर गया, अनायनिक फॉर्म क्या हो गया, डोमिनेट कर गया। तो उससे क्या हुआ कि कंडक्टर भी हो गया और माइग्रेट किधर हो जाएगा बच्चों, ये माइग्रेट टुवर्ड, बोलो अनायन किधर जाएगा, एनोड के पास, टुवर्ड एनोड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। आप जरा सोचो कि एट, यहां पर हम लोग लिख दें, यहां पर ऐसा करके लिख देंगे, अनायनिक फॉर्म ऑफ ड्यूटेराइन डोमिनेट, और क्या हो जाएगा कि जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा और माइग्रेट किधर हो जाएगा, माइग्रेट टुवर्ड अनाइन है ना, तो ये नोड की तरफ चल जाएगा ये। अब जरा सोचो हम लोग क्या लो पीएच पर रखे, हम लोग लो पीएच यानी कि पीएच जो है ना घटा दे इसको बच्चों, लेस देन 7 कर दे। अब क्या होगा, अब हम चूंकि पीएच लो तभी होगा बच्चों जब उसमें एसिड डाले होंगे आप, अब एसिड डालेंगे तो एसिड क्या करेगा, O माइनस सिलेक्शन कर लेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो फिर ये डोमिनेट कर जाएगा, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा और इसका जो कटायनिक पार्ट जो होगा, कटायनिक पार्ट डोमिनेट। अब कटायनिक पार्ट डोमिनेट होगा क्योंकि आप एसिड डाल दिए थे तो O माइनस H प्लस को ले लिया था, न्यूट्रल हो गया था, तो ये डोमिनेट कर गया, कटायनिक पार्ट डोमिनेट कर गया। उससे क्या हुआ कि इट माइग्रेट टुवर्ड, अब इसका माइग्रेशन किधर होगा बच्चों, कैथोड, कैथोड नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव प्लेट होता है, तो पॉजिटिव प्लेट वाला कहां, पॉजिटिव चार्ज वाला कहां जाएगा, नेगेटिव प्लेट पे जाएगा है ना, तो वो माइग्रेट करेगा कैथोड पर। लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया, हम हायर पीएच के बारे में बात कर लिए, लोअर पीएच के बारे में बात कर लिए, लेकिन ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या हुआ ये समझ में नहीं आया। अच्छा, अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को जरा समझ ले हम लोग। तो ये एक ऐसा पीएच वैल्यू होता है जो आप देख रहे हैं यहां पर 5.5 से लेकर 6.3 में, ये एक ऐसा पीएच वैल्यू होता है जहां पर ये देखा गया कि उस एक्वस सॉल्यूशन जो था आपका ड्यूटेराइन का, जिसके अंदर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा था इक्विलिब्रियम पर, उस पर नेट चार्ज 0 हो गया, ना अनायनिक पार्ट डोमिनेट किया, ना कटायनिक पार्ट डोमिनेट किया, और नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। और उस कंडीशन पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे हम लोग, तो ना उसका माइग्रेशन एनोड प्लेट की तरफ हो रहा था, ना कैथोड प्लेट की तरफ हो रहा था,
तो ऐसे पॉइंट को, ऐसे पीएच वैल्यू को बोलते हैं हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जहां पर पूरे सॉल्यूशन का जो नेट चार्ज है वो जीरो हो जाए और उसका माइग्रेशन ना तो एनोड की तरफ हो पाए ना तो कैथोड की तरफ हो पाए। तो ऐसे पीएच वैल्यू को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, जो इस रेंज में मिलता है हम लोग को। देख लो आप लोग 5.5 से लेकर के 6.3। तो जिसका हम आपको अभी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का डिफिनेशन दे दें, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन at which solution have no net charge, नो नेट चार्ज सॉल्यूशन जिसके अंदर ड्यूटेरियम अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस ऐसे सॉल्यूशन पे क्या होगा, एट विच सॉल्यूशन हैव नो नेट चार्ज एंड नॉट माइग्रेट toward anode or cathode on passing electricity। ड्यूटेरियम सॉल्यूशन कर दिया हम लोग। इट इज अ पीएच ऑफ ड्यूटेरियम सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन एट विच, जिस पर क्या होगा, एट विच नो नेट चार्ज, एट विच सॉल्यूशन हैव नो नेट चार्ज कर दीजिएगा, एट विच solution have no net charge and not migrate toward anode or cathode on passing electricity called, so क्या बोलते हैं बच्चों, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, वो हमारा पीएच है, हमारा क्या, जो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच जो है बच्चों 5.5 से लेकर के 6.3 होगा। इस पर ड्यूटेरियम का जो सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर अनायनिक पार्ट कैटायनिक पार्ट इक्विलिब्रियम पर है, इस पीएच पर उसके अंदर नेट चार्ज जीरो हो जाता है और उसका माइग्रेशन नहीं होता है, ना तो कैथोड प्लेट की तरफ ना तो एनोड प्लेट की तरफ। ये बात हमको समझ में आ गया होगा। इसको कहते हैं हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग बच्चों यहां पर एक पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका पेप्टाइड एंड पेप्टाइड लिंकेज। ये भी बहुत छोटा सा काम है, जरा समझ लो आप लोग इसको। पेप्टाइड क्या है, पेप्टाइड लिंकेज क्या है। जब दो अल्फा अमीनो एसिड चाहे वो सेम टाइप के हो चाहे डिफरेंट टाइप के हो, आपस में जुड़ेंगे थ्रू एमाइड लिंकेज, उसको कहते हैं, उस कंपाउंड को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। यानी कि यहां पर आपको समझा दें तो जरा देखो आप लोग, अगर कुछ ऐसा है हमारे पास, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये NH2 ग्रुप है, ये R है, H है, और यहां देखो आप लोग NH ऐसा करके है आपके पास, H है, C डबल बॉन्ड हो, H है, यहाँ R है, R डैश भी कर सकते हैं। ये दोनों R सेम भी हो सकता है बच्चों, अलग अलग भी हो सकता है। सेम हुआ तो दोनों अल्फा अमीनो एसिड सेम हो जाएगा। अगर R डैश R और R डैश अगर डिफरेंट है तो ये दोनों अल्फा अमीनो एसिड अलग अलग टाइप का हो गया, है ना। यहाँ पर हम लोग ऐसा ले लीजिए, और यहाँ पर देखो, यहाँ से H2O निकाल दो, यहाँ से आप लोग, ये भी अल्फा अमीनो एसिड है, ये भी अल्फा अमीनो एसिड है, दोनों अल्फा अमीनो एसिड है। अब ये दोनों जो है आपस में रिएक्शन करेगा, वाटर रिलीज करेगा और दोनों आपस में बॉन्ड हो जाएगा।
तो कैसा बॉन्ड बना पाएगा बच्चों? C डबल बॉन्ड O NH, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये जो बना बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड। जब दो अल्फा एमिनो एसिड सेम या डिफरेंट टाइप के आपस में जुड़ जाए, किस लिंकेज के थ्रू? एमाइड लिंकेज के थ्रू, तो जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या है बच्चों? पेप्टाइड। ये पेप्टाइड है आपका। लेकिन यहां पर देखो, ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं एमाइड बॉन्ड, एमाइड लिंकेज, और इसी का नाम हो गया बच्चों पेप्टाइड लिंकेज। एमाइड लिंकेज बोली चाहे पेप्टाइड लिंकेज बोलिए उसको, ठीक है। आप C डबल बॉन्ड O NH, इसको एमाइड ग्रुप बोलते हैं ना हम लोग, तो ये लिंकेज को बोलते हैं हम लोग एमाइड लिंकेज, ठीक है। तो ये पेप्टाइड हो गया, ये समझ में आ रहा होगा। तो क्या होता है पेप्टाइड का डिफिनेशन? डिफिनेशन ऑफ पेप्टाइड, इट इज द कंपाउंड, ये कंपाउंड है। अब इसका आपको डिफिनेशन खुद समझ में आ गया होगा। इट इज अ कंपाउंड which formed by reaction of two same or different alpha amino acids through किसके थ्रू एमाइड लिंकेज या पेप्टाइड लिंकेज बोल दीजिए इसको हम लोग। पेप्टाइड लिंकेज को ही क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? एमाइड लिंकेज, ठीक है। थ्रू पेप्टाइड लिंकेज कॉल्ड पेप्टाइड, ठीक है। तो ये पेप्टाइड होगा। इसी के अंदर हम आपको बता दें कि पेप्टाइड लिंकेज का डिफिनेशन क्या हो पाएगा, जरा उसको भी देख लीजिए आप लोग। अगर हम लोग पेप्टाइड लिंकेज के बारे में बात करें, ये तो आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि पेप्टाइड लिंकेज को डिफाइन करें, इसलिए हम आपको लिखवा रहे हैं, नहीं तो ऐसा तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इट इज द लिंकेज बिटवीन by which, या ऐसा कर सकते हैं, इट इज एमाइड लिंकेज बाय विच, जिसके द्वारा क्या होगा? बाय विच टू अल्फा एमिनो एसिड्स लिंक टू each other called पेप्टाइड लिंकेज। हम बार में फिर से आपसे बोल रहे हैं कि पेप्टाइड लिंकेज को ही दूसरा नाम क्या बोलेंगे हम लोग? एमाइड लिंकेज, AMID, एमाइड लिंकेज, ठीक है। तो इट इज एमाइड लिंकेज बाय विच टू अल्फा एमिनो एसिड्स लिंक टू ईच अदर कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चों, अगर टू अल्फा एमिनो एसिड कंबाइन, अगर दो अल्फा एमिनो एसिड कंबाइन होगा, दो अल्फा एमिनो एसिड जो सेम टाइप का भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है, तो जब टू अल्फा एमिनो एसिड कंबाइन होगा तो जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा बच्चों डाइपेप्टाइड। जब दो अल्फा एमिनो एसिड आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेंगे? डाइपेप्टाइड। जब थ्री अल्फा एमिनो एसिड्स कंबाइन जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा बच्चों? ट्राइपेप्टाइड। और उसी तरह से अगर 4 हो गया तो 4 अल्फा एमिनो एसिड कंबाइन हो जाए किसके थ्रू? पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेट्रापेप्टाइड। लेकिन अगर हमारे पास मेनी नंबर ऑफ
मेनी नंबर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स मोर देन 100, मोर देन 10 भी कर सकते हैं आप इसको, मोर देन 10 कर दीजिएगा, 10 कंबाइंड। जब मिनी नंबर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स लगभग 10 से ज्यादा है ना, तब उसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीपेप्टाइड। पॉली मतलब बहुत सारा, मेनी नंबर। अब पेप्टाइड समझ रहे कि दो अल्फा एमिनो एसिड कंबाइन होगा तो पेप्टाइड बनेगा। तो डाइपेप्टाइड होगा तो जब दो मिलेगा तो डाइपेप्टाइड, जब 3 अल्फा एमिनो एसिड मिले तो ट्राइपेप्टाइड, जब बहुत सारा अल्फा एमिनो एसिड मिलेगा, अल्फा एमिनो एसिड आपस में कंबाइन होंगे लगभग 10 से ज्यादा, तब फिर उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि प्रोटीन के बारे में जो बात है, प्रोटीन क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अंदर हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग मॉलिक्यूलर शेप के आधार पर उसको क्लासिफाई कर लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर उसको हम क्लासिफाई कर लेंगे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन देख लेंगे हम लोग, है ना। ये सब सारी बातें जो हम बोल रहे हैं अभी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बच्चों। इतना कम से कम अभी नोट्स बनाओ आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए ठीक है बच्चों।